पेपर, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ये पेपर का हुआ था, ये बी सीरीज का है। देखिए बी सीरीज का है 2018 का। देखिए 2 घंटे का समय होता है दोस्तों, और 200 नंबर का होता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक। 150 प्रश्न होंगे, ठीक। ये सब चीज़ आपके लिए दिया गया है। तो सीधा आप क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को लगा के रखेंगे और हम हिंदी मीडियम में करते जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो अपने आप इंग्लिश मीडियम भी करते जाइएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था कि 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? 32, 34, 36 या 30। तो कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 टीमों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? देखिए ये जो राम भगवान के जो तीर्थ स्थल थे उनको जोड़ा गया था, तो ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया था दोस्तों? तो आपको बता दें किसके साथ जोड़ा गया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर इंडोनेशिया। तो किसके साथ में? नेपाल के साथ में, ठीक दोस्तों। किसके साथ में? नेपाल के साथ में रामायण सर्किट की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता? देखिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है बहुत बड़ा एक्सप्रेस है दोस्तों, तो आपको बता दें ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये लखनऊ से लेकर के कहाँ तक होगा दोस्तों? तो गाजीपुर तक, ठीक। लखनऊ से लेकर गाजीपुर, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लखनऊ के कहाँ से चलेगा ये? देखिए लखनऊ के चंदस सराय से, कहाँ से? चंदसराय से चलकर दोस्तों ये गाजीपुर के कहाँ तक जाएगा? हैदरिया तक, ठीक, हैदरिया तक। देखिए लगभग कितने किलोमीटर हो जाएगा? 400 से 420 किलोमीटर तक की ये दूरी हो जाएगी दोस्तों। ये 9 जिलों के बीच गुजरेगा, 9 जिलों के बीच गुजरेगा दोस्तों। और इसी पर डिफेंस एक्सपो भी खोला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से 9 जिले होंगे दोस्तों, उनके बारे में बता दें। उनमें से ये आप बताना कौन सा नहीं है। देखिए आपको बता दें कौन सा नहीं होगा, तो बस्ती नहीं होगा दोस्तों। देखिए 3 कौन कौन से हो गए? 3 यही हुए, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, ठीक। फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, याद रख लेंगे, लखनऊ हो जाएगा। और सुल्तानपुर हो जाएगा दोस्तों, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी और मऊ दोस्तों। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। देखिए पहला लखनऊ, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा फैजाबाद, चौथा अंबेडकर नगर, पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? आजमगढ़, छठा हो जाएगा बाराबंकी, सातवां हो जाएगा अमेठी और 8वां मऊ और 9वां आपका गाजीपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो टोटल 9 जिलों को एक कवर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? तो उस समय की अगर बात कर ले 2018 में कौन सा था दोस्तों? तो 96वां था। मगर हम बात करेंगे अभी हाल ही की, ठीक। तो हाल ही में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो देखिए जो आपका भारत का 2019 का देखते हैं, तो देखिए इसमें बात करी जा रही है किसकी? तो इसमें क्या है? भारत का 96वां स्थान है 2019 के, ठीक। 2019 में याद रखेंगे 2019 में कौन सा स्थान होगा? 96वां स्थान होगा है, ठीक। और पहले पे कौन सा है? डेनमार्क है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था निपाह वायरस, फिर उसके बाद कोरोना भी आ गया दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन सा था? केरल में क्या था? निपाह वायरस फैला था चमगादड़ से दोस्तों, ठीक। अब कोरोना के बारे में पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया था दोस्तों? तो किस नगर में किया गया था? तो दिल्ली में, ठीक। कहां पर? दिल्ली में। चलिए अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 2018 के अनुसार कितना था दोस्तों? तो हमको बता दें 136वां था दोस्तों। अब 2020 की जो रैंकिंग है उसके अनुसार कितना है? 139वां भारत का स्थान आया है दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे। और पहले पे कौन सा है? आइसलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा, ठीक। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों 2019 वाला जो प्रवासी था? तो कहाँ पर? वाराणसी में दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य 2018-19 के दौरान कितना था दोस्तों? तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा 1750 रुपये। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? तो देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन? अभी आपको पता है कि कौन बना है और कौन जीता? तो इमरान खान, जो कि एक क्या थे? क्रिकेटर थे दोस्तों। क्या थे? क्रिकेटर थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के मैक्सेस पुरस्कार को जीता? तो रोमन जो आपका मैक्सेस पुरस्कार है
ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, किसने जीता था दोस्तों, तो आपको बता दें किसने जीता था, दोनों ने, ठीक, दोनों ने जीता था, भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक ने। आपको बता दें कि 2019 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों, वो किसने जीता, तो वो भी याद रख लेंगे, किसने जीता, रवीश कुमार ने, ठीक। रवीश कुमार कौन है, भारत के पत्रकारिता से संबंधित इनका है, ठीक। रवीश कुमार एनडीटीवी से बिलोंग करते दोस्तों, तो इन्हें 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एशिया का नोबेल बोलते हैं इस पुरस्कार को, ठीक है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। और देखिए 2020 में अभी इसे दिया नहीं गया क्योंकि कोरोना की वजह से ये इसको क्या गया, रद्द कर दिया गया दोस्तों। अगला है 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे आयोजित किया गया था दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो कौन से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता दोस्तों, तो वाजसनेय में, ठीक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 4वां नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए कारण और कथन और कारण बताएगा, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, जी बिल्कुल सही है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों सही हैं। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कथन कारण आर एक की व्याख्या नहीं, सही व्याख्या नहीं करता, तो का सही व्याख्या है, ठीक। तो हमारा देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हम आपको बता दें इसका सही ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों क्या हैं, देखिए जब राजनीतिक एकता नहीं थी तभी तो तुर्की आक्रमण करने में सफल हुए थे दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए बृहदेश्वर मंदिर है और गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर है, ठीक है, उसके बाद महाबलीपुरम है और सप्त पगोड़ा है दोस्तों, तो इसमें एक क्रम से लगाना है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, आपको बता दें इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये जाएगा पहले पे हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, और दूसरे पे ये हो जाएगा, और तीसरे पे हो जाएगा हमारा पहला वाला, और चौथे पे हो जाएगा दूसरा वाला दोस्तों। तो चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो किस शासक के उसमें जानकारी के लिए स्रोत है दोस्तों, तो खारवेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखिए दोस्तों कथन और कारण के बारे में बताया गया। पहला कथन है 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। आर क्या कह रहा है, 1946 में अंगठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। मगर ये क्या होगा कि देखिए हमारा सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से होगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु क्या है कि कारण ए जो है, कारण आर जो है कथन ए की व्याख्या नहीं करता, दोनों क्या है अलग अलग है दोस्तों, ये किसी की व्याख्या नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बागौर में। कहाँ पर, बागौर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित नहीं ये आपको बताना है दोस्तों, अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर और दाखिल दरवाजा गौड़, या 3 दरवाजा अहमदाबाद दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, या फिर उस्मान चित्रावली, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, रसखान या रसिक प्रिया की नहीं है, ठीक, रसिक प्रिया रसखान की रचना नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आप केशवदास के दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं के को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से चयनित कीजिए दोस्तों। देखिए पहला है हंटर आयोग, तो हम बता दें हंटर आयोग कब आया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका गठन किसने किया था, लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, ये 3 फरवरी कब, 3 फरवरी 1882 को, याद रखेंगे 1882 को। देखिए सेंट्रल आयोग कब था, 1917 में आया था, याद रखेंगे सेंट्रल आयोग जो है 1917 में आया था, और 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था, 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था दोस्तों। और सार्जेंट योजना कब, 1944 में, कब 1944 में। तो आप देखिए एक क्रम से लगाते हैं हम, देखिए सबसे पहले क्या आया होगा, 1854 वाला ना, 1854 वाला, मतलब सी ऑप्शन पहले आया है, ये क्या होगा, उड वाला पहले आ जाएगा ना, उड वाला पहले आ जाएगा। देखिए पहले पे 2 हैं, तो अब अगला ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद कौन सा जाएगा,
ए नंबर 1882, ठीक 1882, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ये डेट भी लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक। अगला है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी दोस्तों? तो किसने की थी अभिनव भारत समाज की स्थापना? तो आपको बता दें विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह सही सुमेलित नहीं दोस्तों? संथाल विद्रोह 1855 बिल्कुल सही, कोल 1831 बिल्कुल सही, खासी 1829 दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है, और अहोम विद्रोह ये 1815 नहीं दोस्तों, अहोम विद्रोह 1828 में होता दोस्तों, ये याद रख लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों? तो कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? तो आपको तो वो बता दें दोस्तों कौन सा है, कुंजीकल जलप्रपात, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, वनस्पति जल वायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित दोस्तों? तो किससे संबंधित है, कोपेन से। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान पाया जाता है? किसमें है पंपा घास का मैदान दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या इक्वाडोर? तो कहाँ पर है, अर्जेंटीना में दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं दोस्तों, ये बताना है आपको। तो सोनोरन कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही, तकला मकान जो ये मरुस्थल है बिल्कुल सही, तकला मकान चीन में है, और कराकुम कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन आपका ब्राजील में नहीं है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कॉफी उत्पादन देशों को उनके कॉफी उत्पादन 2016 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयनित करें। तो देखिए 28 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, ठीक। पहले सी वाला हो जाएगा, फिर बी वाला हो जाएगा दूसरे पर, और उसके बाद ए वाला हो जाएगा तीसरे पर, और चौथे पर आ जाएगा इंडोनेशिया। आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो होता है ब्राज़ील ही करता है, ठीक। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, बी नंबर सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई थी दोस्तों? देखिए सुएज नहर एक अपने आप में व्यापार के लिए बहुत ही बड़ी क्रांति थी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता था, मगर सुएज नहर के जैसे बनने के बाद क्या होता, बहुत कम से कम 7000 किलोमीटर की दूरी कम पड़ गई थी, किसके किसके बीच, भारत और यूरोप के बीच, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए किस हिसाब से कहाँ कहाँ बदला है कालाक्रम, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। पहले क्या था, कोलकाता था, ठीक। दूसरे पर क्या आ गया, शिमला आ गया दोस्तों। तीसरे पर क्या हो गया, पुणे हो गया, और चौथे पर दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, काली मिट्टी को हम रेगुर कहते हैं। अगला, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी की आर्द्रता, नमी धारण करने की क्षमता, उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही। तभी यहाँ पर क्या होता है, कपास अच्छी मात्रा में होता है दोस्तों। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है दोस्तों, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाती है, ठीक, ये आपका गलत है दोस्तों। अगला है, मैकमोहन रेखा सीमा किसके किसके बीच है? तो आपको बता दें मैकमोहन किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक। भारत और चीन के बीच दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड क्लिफ है दोस्तों। और तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ए हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दें जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो डूरन रेखा, ठीक दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे वाली आकृति का डेल्टा बनता है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिसिसिपी, ठीक। मिसिसिपी में क्या बनता है, पक्षी के पंजे वाली डेल्टा आकृति का डेल्टा बनता है मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है दोस्तों, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु, या फिर प्रवर्जन, या फिर विवाह? तो किसका है दोस्तों? तो आपको सही ऑप्शन इसमें चुनना है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ए, अशोधित मृत्यु दर और जन्म दर, ठीक, दोनों हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? तो UNDP के द्वारा विकसित किया गया, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है दोस्तों? तो सबसे बड़ा कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार का कौन सा दोस्तों, मनरेगा। कौन सा है, मनरेगा, जिसका नाम मनरेगा कर दिया महात्मा गांधी
पहले नरेगा था, इसका नाम क्या कर दिया गया, बदलकर मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है। तो क्या लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आय की विषमता दोस्तों। क्या हो जाएगा, आय की विषमता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है दोस्तों। तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों, तो हम बता दें आपको हरियाणा का है, और सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो केरल का है दोस्तों। सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का, और सबसे ज्यादा कहाँ का है, केरल का लिंगानुपात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो कौन सा कर लगा सकते हैं, बिक्री कर बिल्कुल नहीं, भू राजस्व कर बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। कौन सा, देखिए मेले वाले कर जो होते हैं वो ग्राम पंचायत लगाते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था दोस्तों। तो कौन सी थी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, कौन से का संपोषणीय वृद्धि था दोस्तों, उसका नारा क्या, तो उसका था 12वीं का दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है दोस्तों। तो किसे नहीं चुना गया, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद या फिर कानपुर दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद को नहीं चुना गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 से 16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी थी दोस्तों। तो देखिए ये आपका कितना था, तो 2.2 था। चलिए अगला है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल उम्मीद परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गठित की गई थी दोस्तों। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी, हाशिम समिति गठित की गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है दोस्तों। तो कितना है दोस्तों, तो आपको बता दें कितना है दोस्तों, 21.54%। कितना है, 21.54%। और देखिए कम से कम कितना होना चाहिए, तो 33% कम से कम होना चाहिए। 1/3 भाग पर जंगल कम से कम होना चाहिए अगर सही से रहना है तो, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई है दोस्तों। तो भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, 1968, 1972, 1984 या 1993 दोस्तों। आपको बता दें ये क्वेश्चन हटा दिया गया था क्योंकि इसमें सही ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1973 होना चाहिए था, जो कि आपको याद रखना है। तो इसके लिए सबको मार्क दिए गए थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव जाति जीवोभ का एक उदाहरण है। तो कौन सा है दोस्तों, तो हमारा 46 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फसली भूमि दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है दोस्तों। देखिए लोगों ने क्या किया होगा, ऊँट का स्थान लगा दिया होगा, ऊँट, मगर ऊँट गलत होता। सबसे ज़्यादा कौन करता है दोस्तों, जो एक रेट का कंगारू होता है, चूहा होता है, ये कंगारू चूहा, ठीक, ये सबसे ज़्यादा समय तक पानी पिए बिना रह सकता दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरिन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थापित है दोस्तों। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो हमारा 48 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जामनगर, ठीक। जामनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक। चलिए अगला है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो डाचीग्राम है, या डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको बता दें किससे संबंधित है, हंगुल से, हंगुल या कश्मीर स्टैग से, ठीक, कश्मीरी हिरन से, ठीक दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैव विविधता दिवस कब मनाया था दोस्तों। तो कब मनाया था है, 22 मई को। कब मनाया था दोस्तों जैव विविधता दिवस, तो 22 मई को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो क्या कौन सा नहीं है, इडेफिक, ठीक, इडेफिक या क्या है, मृदा से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है दोस्तों। तो किसमें मिलती है दोस्तों, ओजोन देखिए समताप मंडल में पाया था दोस्तों, ये भी आपको मैं बता दूं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। ओजोन दिवस कब मनाया था, 16 सितंबर को दोस्तों, हाल ही में मनाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओजोन में जो छिद्र हुआ किससे कारण होता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है दोस्तों। और ये आपके फ्रिज या फिर AC से निकलने वाली गैस होती है मेरे दोस्तों। चलिए याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है दोस्तों। तो हमारा 53 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल वंडर की, मतलब उपरोक्त सभी की। तो सबका हो जाएगा, तीनों का क्या होता है, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वावासन संरक्षण रणनीति
का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? जैव मंडल, आगार या वनस्पति बाग या राष्ट्रीय उद्यान या फिर पवित्र उपवन। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा वनस्पति बाग। चलिए अगला है, सूर्य के प्रकाश में पाराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है दोस्तों? तो क्या पैदा करती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन या फिर फ्लोराइड्स दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन गैस, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? O3 से इंगित करते हैं दोस्तों। और इसकी गंध कैसी होती है? मछली की तरह, ठीक, मछली की तरह इसकी गंध होती है दोस्तों। चलिए अगला है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों? तो आपको बता दें, एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो इन्हें कृषि के क्षेत्र में दिया गया। और नॉर्मन ई बोरलॉग क्या है? ये हरित क्रांति के जन्मदाता हैं विश्व स्तर पर दोस्तों। और भारतीय स्तर पे कौन है? तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। और देखिएगा, अभी पूछ ले कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो विलियम गॉड ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो देखिए 57 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? देखिए रेनेटिंग क्या है? पनीर है। जैव विविधता प्रौद्योगिकी क्या है? प्लाज्मिडियम है, ठीक। गोल्डन चावल में क्या होता है? विटामिन ए होता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाता है दोस्तों, ये आपके समताप मंडल पाया था। आगे हमने देखा तो यही कहा जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ठीक, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सिमलीपाल है वो मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, यही हमारा गलत हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता दोस्तों? तो किसको नहीं माना जाता दोस्तों? तो आपको बता दें कि ज्योतिष को अभी तक भी विज्ञान नहीं मानते दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम्स रोजेंटन ने की थी? तो किसका किया था? एक्सरे मशीन ना, एक्सरे मशीन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है एक्सरे मशीन को ना। रेडियो की मार्कोनी ने की थी दोस्तों, आपको पता होगा। बिजली के बल्ब, विद्युत बल्ब को आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेंगे, ठीक। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? जो इसका वो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो आपको बता दें, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा बी नंबर, वाटसन एंड क्रिक, ठीक, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ये दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती दोस्तों? तो किसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती दोस्तों? आपको बता दें किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? तो एक्स किरणों की। किसकी होती दोस्तों? तो एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगला है, मीथेन गैस में से निकलने वाली उत्सर्जित होती है, क्या उत्सर्जित होती है दोस्तों? केवल धान खेतों से उत्सर्जित होती है या फिर केवल दीमक की बाम्बी से होती है, या ए व बी दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों? तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों से, मतलब धान के खेतों से होती है और दीमक की बाम्बी से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया दोस्तों। तो कौन सा अर्धचालक है दोस्तों? सिलिकॉन का होता है, ये अर्धचालक होता है, ठीक। तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर का है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया दोस्तों? तो देखिए हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? 65 का ए नंबर, 3, 5, 2, 1, ठीक। चलिए अगला है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था दोस्तों? तो यूपीए का उम्मीदवार आपको बताना है कौन थे। तो आपको बता दें दोस्तों, 2017 की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो कौन थे दोस्तों? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है आपके लिए। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं। चलिए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में अगर पूछ ले तो राजीव कुमार होंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार, ठीक। और इसके CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी। तो ये भी याद रख लेंगे। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। देखिए वर्तमान की बात करते उपाध्यक्ष की, तो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार जी, ठीक। तो ये याद रख लेंगे। उस समय प्रथम कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया, इन्हीं की जगह पे वो निर्वाचित हुए हैं दोस्तों, ठीक, वो चुने गए, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? तो आपको बता दें कौन सा बना दोस्तों? आंध्र प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो कौन सा है दोस्तों? तो हमारा 69 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, बिल्कुल सही होगा। नीति आयोग क्या है? संविधानेतर संस्था है दोस्तों। अगला है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंध में किया गया था? तो किसके संबंध में? केंद्र राज्य संबंध में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 71 नंबर कहता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम संदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो कहाँ की गई थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, यूके में, ठीक, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार दोस्तों?
तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, या एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संसूचित करना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं दोस्तों? तो किस में पाते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें, भाग 2 में आपको बता 5 से, ठीक है, 11 तक आप क्या करते हैं, नागरिकता के बारे में बताएगा दोस्तों, ठीक है, नागरिकता के बारे में बताएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 7 में क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध बताएगा दोस्तों। 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों को संसद संशोधित कर सकती है, किसके द्वारा कर सकती है दोस्तों? इसका आपको सही आंसर बताना है, किसके द्वारा कर सकती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। देखिए ये चीज़ें क्या होती है, साधारण बहुमत से हो जाते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होती, ठीक है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है दोस्तों? तो कितने दिन, कम से कम कितने दिन नहीं आओगे आप? तो 60 दिन। अगर देखिए कोई भी सदस्य हो, अगर 60 दिन तक संसद में नहीं आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कम से कम 60 दिन, उसके पहले कुछ नहीं, ठीक। चलिए अगला है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने। इन्हीं के समय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए डींग एक्सप्रेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हिमा दास जो हैं बहुत ही अच्छी धावक हैं, इन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं, तो इनका क्या है, मुबोला नाम है, इसीलिए इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। याद कर लेना दोस्तों, डींग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, तो हिमा दास को। बहुत ही अच्छी धाविका हैं दोस्तों, तो इन्हें हम डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला है, मैरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 की बात कर रहे हैं, ये किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दोस्तों? तो किसका बनाया गया था, आपको पता होगा, बीएसएनएल का, ठीक। बीएसएनएल का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था दोस्तों। इसी स्वच्छ भारत का आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन और बहुत से लोगों को बनाया गया था दोस्तों, तो याद रख लेंगे, ठीक। अगला है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो आपको बताना है किसके संबंधित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के सहित, ठीक। भारतीय दंड संहिता के धारा 377। देखिए ये क्या होता है कि समलैंगिकता मतलब क्या होता है, एक ही लिंग के, मतलब जैसे कि गर्ल के साथ शादी करना चाहती है, ठीक है, उसके साथ रिलेशन में रहना चाहती है, या फिर बॉय के साथ, तो इससे क्या किया गया था, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। इसे क्या किया गया, कानून द्वारा मंजूरी दे दी गई दोस्तों। ये किसके तहत है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दोस्तों। चलिए अगला है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त रूप है दोस्तों? तो किसका है दोस्तों, तो भारत और रूस का दोस्तों, भारत और रूस के संयुक्त द्वारा बनाया गया कौन सा मिसाइल है, ब्रह्मोस, बहुत ही अच्छा मिसाइल है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, एंड्रेज मैनुअल लोपोज है ना ओब्राडोर जुलाई 2018 में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए दोस्तों? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको के। कहाँ के, मैक्सिको के दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 साल की जेल की सजा दी गई थी दोस्तों? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके, पाकिस्तान के। अभी पता होगा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या हुआ था, 10 साल की जेल की सजा दी गई थी, ठीक दोस्तों, नवाज शरीफ को, ठीक। चलिए अगला है, जुलाई 2018 प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए थे दोस्तों? तो कहाँ पर पाए गए थे, बहुत ही चर्चित था, कहाँ पर दोस्तों, असम में। चलिए अगला है, जुलाई 2018 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफर का उद्घाटन किया गया? सफर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ये विज्ञान साइंस मिनिस्टर हैं, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है दोस्तों? तो किस ग्रह पर इनको पता चला है कि सबसे विशाल क्या है, झील है, तो मंगल ग्रह पर दोस्तों, ठीक, मंगल ग्रह पर। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी दोस्तों? तो सिंगापुर में। कहाँ पर की थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी, सिंगापुर में, ठीक दोस्तों। देखिए ये आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर इनके लिए कौन सा चलाया गया था, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया गया था ना, जिस प्रकार से मोदी जी गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे हाउडी मोदी चलाया गया था, ठीक दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये आपको मिलाना है दोस्तों, ठीक। जैसे दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, कौन सा नरेश किस राज्य से था दोस्तों? देखिए जो धनंजय था वो किसका था, कुस्तलपुर का। धनंजय किससे था, कुस्तलपुर का दोस्तों, तो 1 का 3 हो जाएगा दोस्तों। देखिए और क्या था, नीलराज किससे था, तो
किससे था? अवमुक्त से था दोस्तों। फिर 1 का 3 और 2 का 1, तो कौन सा जाएगा हमारा? देखिए 1 का 3 2 का 1, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे दोस्तों? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास दोस्तों। तो कौन कौन से थे आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ते थे दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए तीसरा और चौथा दोनों क्या थे? उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी दोस्तों? तो आपको बता दें, देखिए ये क्वेश्चन क्या था आपका, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, तो इसमें सी और डी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। सी और डी कौन से? नाना देश और माड़ीग्राम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन फिर कथन और कारण की बात की जा रही है दोस्तों। पहला है, कथन क्या कहता है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या है? आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता के शौकीन थे। बिल्कुल सही, ये भी सही है। मगर देखिए एक दूसरे की ये क्या कर रहे हैं? व्याख्या नहीं कर रहे थे दोस्तों, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है, किस लेख से मिलती है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ करवाए थे उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अयोध्या लेख से। ठीक, कहाँ से? अयोध्या लेख से। चलिए अगला है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। तो चकला शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था दोस्तों? तो आपको बता दें, सरकार के समानार्थी था। सॉरी, चकला का प्रयोग किस लिए करते थे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो कर होता था वो किस नाम से, जो सुरक्षा के लिए लेते थे कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठों द्वारा लिया जाता, शिवाजी द्वारा लिया जाता दोस्तों। तो इसको कौन से कर के नाम से जानते थे दोस्तों? तो चौथ कर कहते थे। ये किस लिए होता था? मान लिया कि आप इनके पड़ोसी राज्य हैं, तो शिवाजी क्या कहते थे? हम आप पे हमला नहीं करेंगे, तो आप हमें एक कर देते रहिएगा। जब तक आप कर देते रहें तब तक हम आप पे हमला नहीं करेंगे। उस कर का नाम क्या था? चौथ नाम था। ठीक, क्या था? चौथ नाम था। ठीक, अगला, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो किसने करवाया दोस्तों? हमारा कौन सा हो जाएगा? माहम अनगा ने। किसने किया? माहम अनगा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संभलपुर, सुरेंद्र शाही या गंजाम, राधाकृष्ण दंडसेना या फिर कश्मीर गुलाब सिंह या फिर लखनऊ लियाकत अली दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इस कौन सा गलत है? तो लखनऊ लियाकत अली, ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा? देवगिरी शंकर देव या वारंगल रामचंद्र देव। ठीक है, अगला है, होयसल कौन सा है? वीर बल्लाल देव या फिर मदुरा कौन है? वीर पांड्या दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? कौन सा गलत सुमेल नहीं है? तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही, वारंगल का रामचंद्र देव जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार इनको क्या करना है कि सही से चयनित करना दोस्तों। ठीक, सही से चयनित करना दोस्तों, कौन सा कार्यक्रम किसका पहले था। ठीक, तो इस हिसाब से आपको लगाना दोस्तों। तो 97 हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा शाहदार जहां। ठीक है, दूसरे हो जाएगा मोहम्मद शाह, तीसरे हो जाएगा अहमद शाह और चौथे हो जाएगा आलमगीर द्वितीय दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 97 बाद 98 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी दोस्तों? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। ये किसकी है? गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, तटीय सीमा क्या होती है? समुद्र के साथ लगने वाली सीमा को तटीय सीमा कहते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? गुजरात की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गया दोस्तों? तो किस नदी के लिए जैविक आपदा घोषित किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें किसके लिए? तो गोमती के लिए दोस्तों। किसके लिए? गोमती के लिए दोस्तों जैविक आपदा घोषित किया गया मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन देखते दोस्तों। 100वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए दोस्तों। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित दोस्तों? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को क्या किया था? हटा दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो किसका विस्तार है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। किसका विस्तार है ये? हमारे तो प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। किसका है? प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से
कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती दोस्तों, कौन से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती दोस्तों, आपको बता दें ताप्ती। ठीक, ताप्ती क्या है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती दोस्तों। अगला है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो किस पर आधारित है दोस्तों, किस पे आधारित है, तो परिवहन एवं संचार का विकास पर। किस पे, परिवहन एवं संचार के विकास पे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक दोस्तों, तो कहाँ की प्रति गाय दूध का औसत सबसे अधिक है दोस्तों, तो आपको बता दें डेनमार्क की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। ठीक दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती हैं, डेनमार्क गाय। और बता दें दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा कौन उत्पादित करता है दोस्तों, अगर टोटल दूध की बात कर लेते हैं तो भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों, और भारत के अंदर किसका है, उत्तर प्रदेश का। और ये इसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर वर्गीज कुरियन था, जिन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला है 105 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो किसमें है दोस्तों, श्रावस्ती में। महिला साक्षरता की बात कर ली जाए, पुरुष साक्षरता की बात कर ली जाए, या फिर साक्षरता की बात कर ली जाए, सबसे कम कहाँ की है दोस्तों, आपके श्रावस्ती की। और देखिए सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां कहाँ की हैं, तो महिला साक्षरता सबसे अधिक कौन सी है, तो कानपुर नगर की। ठीक, कानपुर नगर की। अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षर लड़के कहाँ के हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा शहर, देखिए कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है दोस्तों। अगर महिला की बात करेंगे तो कानपुर नगर हो जाएगा साक्षरता में। ठीक, और ऐसे बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं या पुरुष या फिर टोटल पूछ जाए तो आपको श्रावस्ती ही बतानी है। ठीक, और बलरामपुर का क्या है, शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए, और रामपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या दोस्तों, अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करते हैं किस जिले में सबसे अधिक है, तो रामपुर में। और सबसे कम कहाँ पे है मुस्लिम जनसंख्या, तो ललितपुर में। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए हमने बता दिया। चलिए अगला है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित फसलों में से किसकी किसमें है दोस्तों, तो जो गुलाबी और काली चंपा ये किसकी फसलें दोस्तों, आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। तो किसकी हैं दोस्तों, ये अंगूर की फसलें हैं। किसकी हैं, अंगूर की। चलिए अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। देखिए अगर मसालों की बात की जा रही है, आपको केरल याद आना चाहिए दोस्तों। काली मिर्च, देखिए कार्डमम की पहाड़ियाँ वहीं पर हैं दोस्तों। ठीक है, और शांत घाटी सब कहाँ है, केरल में दोस्तों। तो काली मिर्च और केरल के मामले काली मिर्च और काली इलायची के मामले में केरल का प्रथम स्थान है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, केरल हो जाएगा। केरल में शांति घाटी भी स्थित है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सही उत्तर का चयन कौन सा है, ये आपको करना है। एक इनको क्या करना है, मिलान कर देना दोस्तों। ठीक है, मिलान कर देना दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए पहले का क्या हो जाएगा, तीसरे पे जाएगा। ठीक, पहले का तीसरे पे जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और तीसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा, और चौथे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दोदा बेटा है। ठीक, और केरल के कौन से, अनाईमुदी है। ठीक, अब बात करते हैं नागालैंड की, तो सारामती है। और तमिलनाडु कौन सी है दोस्तों, दोदा बेटा। ठीक, तो याद रख लेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 109 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है उत्पादन दोस्तों, तो बता दें कहाँ पर होता है, चिली में। चिली में तांबा का भी सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर दोस्तों, तो आपको बता दें हरियाणा। ठीक, हरियाणा में भी लिंगानुपात भी सबसे कम है दोस्तों, और शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम ही है दोस्तों, तो याद रख लेंगे हरियाणा। ठीक, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कहाँ पे है, बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर जिला हो जाएगा। ठीक, अगला 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर रहती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी क्या है, आपके उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। ठीक, उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या सबसे ज्यादा। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो 5वें स्थान पर खुद ही जनसंख्या के मामले में खड़ा हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, या फिर प्रथम स्तनधारी। तो किस प्रकार से ये उत्पन्न हुए दोस्तों, एक क्रम में अगर इनको लगाने को बोला जाए तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, तीसरा नंबर। ठीक, सबसे पहले क्या आया है, कवच वाले जीव। ठीक, फिर आया दूसरा, पहला कीट आया। इस तरह से आपको ये लगा देना। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है दोस्तों? तो कौन सी हो जाएगी हमारा संपोषणीय विकास की। चलिए अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो कब मनाया था? 11 जुलाई। 1 और 1 11 है ना, तो इस तरह से याद रखने के जनसंख्या का होती है एक करके बढ़ती है, तो 11 जन है ना। जन से क्या, देखिए 11 जन से जुलाई कर लेंगे, 11 जन मतलब क्या, तो क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह याद कर लेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आपको ये पता होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है दोस्तों? कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर योजना आयोग। ये अब जो है नीति आयोग में ट्रांसफर हो गया दोस्तों, तो कौन करता है दोस्तों? तो ये अब कौन करता है? नीति आयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र। सबसे कम कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, तो याद रख लेंगे, सबसे ज्यादा कहां पर है? पक्की सड़कों का बात करेंगे तो उड़ीसा में, और सबसे कम कहां है? तो सबसे कम पक्की सड़कें कहाँ? उड़ीसा में। और सड़कों की बात करते हैं सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए अगला है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? बिक्री कर से, आय कर से, उत्पादन कर से या सेवा कर से दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आय कर से। चलिए अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा या फिर नागासाकी। कहाँ पे होगा? एम्स्टर्डम में। ठीक, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक, देख लेना एक बार एम्स्टर्डम। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम दोस्तों। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित दोस्तों? तो किससे संबंधित है ABC इंडेक्स? तो स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UN देशा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती दोस्तों? तो कितने परसेंट शहरी क्षेत्रों में निवास करती दोस्तों? तो 55%। पूरी 55% जनसंख्या क्या करती है? शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, और केवल 45% का होती है ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों। विश्व की बात कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा A नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मोक, जो हम सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो धुआं होता है वो क्या होता है? द्वितीय प्रदूषक होता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होता है दोस्तों? तो कहाँ पर होता है दोस्तों? तो हमारा देखिए इसमें क्या हुआ था दोस्तों? तो इसका जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही माना गया था? B और C दोस्तों। B और C, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल लीफ दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन B और C होना चाहिए था। ठीक, इसमें जो B और C दोनों माने थे, दोनों पे जिसने निशान लगाया उसका दोनों सही माना गया था। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो कौन चीज जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होती दोस्तों? तो आपको बता दें, मोती वो कीटों से नहीं होती, वो क्या होता है? एक सीप होता है। ठीक, उससे प्राप्त होता है। कीटों से आपको रेशम, शहद और लाख मिल जाता है, मगर मोती क्या होता है? ये एक इस घोंघा टाइप का होता है, सीप जैसा होता है, वो उससे प्राप्त होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो कितने डेसिबल होता है दोस्तों जो वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उनकी सरसराहट का? तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? हमारा B नंबर। कितना? 20 डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, ठीक, COP21 आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपको बताना। तो कहाँ पर हुआ था? पेरिस में दोस्तों। ठीक है, पेरिस में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा B नंबर, 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा दोस्तों? सागरी, वन, पर्वतीय या मरुस्थल दोस्तों? मरुस्थली। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सबसे अच्छा कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो हमारा A ऑप्शन कौन सा होता है? सागरी। सागर में बहुत अच्छा बायोम बनता है मेरे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया था दोस्तों? तो किसके लिए किया था दोस्तों? तो हम आपको बता दें, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ठीक, जलाने के लिए। चलिए अगला है, हरित ग्रह प्रभाव क्या है? हरित ग्रह प्रभाव क्या है दोस्तों? तो बता दें क्या था? वैश्विक ताप में वृद्धि। जो वैश्विक ताप है वो हमारे वायुमंडल का, वो उसमें वृद्धि हो रही दिन प्रतिदिन, वही क्या है? हरित ग्रह प्रभाव है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस जो होती है, उसका मुख्य भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मीथेन। ठीक, क्या हो जाएगा? मीथेन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त के लिए
उत्तरदायी है। दोस्तों देखिए जो होता है इसमें कौन सा, जो हम पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं कौन सा है, डिक्लोफिनेन। ठीक, हम क्या करते हैं जब दूध नहीं देते पशु तो क्या करते हैं, उनको हम डिक्लोफिनेन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि जब पशु मर जाते हैं फिर उनको क्या करते हैं, गिद्ध खाते हैं और गिद्धों के बहुत ज़्यादा नुकसान करता है दोस्तों, जिस वजह से गिद्ध क्या होते हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक करता था। सबसे ज़्यादा उत्सर्जक कौन था दोस्तों, तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चीन, चाइना हो जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा किसने किया, चाइना ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सही है, कौन सा सही है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, बिल्कुल गलत है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल गलत है। भारत आपदा युक्त देश है, बिल्कुल गलत है। मैग्नो चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसको सही कथन में करना था। देखिए इसके सबको सभी क्वेश्चन इसको काट दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके लिए समान अंक दिया गया था दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या फिर पराध्वनिक तरंग की, किसकी सबसे ज़्यादा वेग होती है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश की। सबसे ज़्यादा मतलब ध्वनि किसकी होती, सॉरी वेग किसकी होती है चलने की, तो लाइट की सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है, ग्राफीन क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो ग्राफीन क्या है दोस्तों, कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है, ग्राफीन है दोस्तों। ठीक, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा किसमें होता है, इस्पात में, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन आती है तो हम क्या करते हैं, हवा में उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, मगर हम पटरी में कान लगाते हैं तो हमें क्या स्पष्ट रूप से सुनाई देता है कि ट्रेन आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इससे क्या प्रूफ होता है कि ध्वनि की जो रफ्तार होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, इस्पात में होती है। अगला है, धुआं में देखने को प्रभावित, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, इसको आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक, पैराक्सी एसिटिलाइन नाइट्रेट। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, किसने लिखा है ये पुस्तक, तो स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखा गया। ठीक, स्टीफन हॉकिंस द्वारा, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ दोस्तों, जिनको इनका भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है दोस्तों, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है हमारा, आंवला। ठीक, क्या हो जाता है तो दोस्तों, सबसे अच्छा स्रोत की बात जहाँ करते हैं आंवला क्या हो जाता है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपग्रहों में से कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। देखिए जहाँ पर मनुष्य रह सके, सबसे अच्छा जीवन के लिए उपयुक्त कौन सा ग्रह हो सकता है दोस्तों, तो मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, तो कौन सा होगा दोस्तों, हमारा मंगल हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मंगल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए या प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए या विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए या फिर ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए, किसके लिए दिया गया था दोस्तों, तो आपको बता दें प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दोस्तों। ठीक, E बराबर mc² के लिए नहीं दिया गया इनको। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता, तो कौन नहीं उत्पन्न करता दोस्तों, तो सौर ऊर्जा नहीं करता दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक, सौर ऊर्जा कोई भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता दोस्तों। चलिए अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते दोस्तों, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी में विभाजित किए जा सकते दोस्तों। चलिए अगला है, 144 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, तो किसके द्वारा अशोक चंद्रा ने किसको भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा, किसको कहा दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, योजना आयोग को। किसको कहा, योजना आयोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से दोस्तों, तो जनहित याचिका देखिए कौन थे, PN भगवती। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखिए आपके UPSI के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछा था। PN भगवती जनहित याचिका के समय मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बता दें कौन है, संजय बारू। देखिए इसके ये प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर बनाया गया था, किसके ऊपर लिखा गया, तो मनमोहन सिंह के ऊपर लिखा गया था दोस्तों, और इसी पर क्या बनाई गई थी, मूवी बनाई गई थी ना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मूवी बनाई गई थी, किसके द्वारा लिखी गई, संजय बारू द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी
थी दोस्तों, तो कौन सी थी अंतिम तिथि, कौन सी थी दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से बैठक हुई थी दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसे भंग नहीं किया जा सकता मगर समाप्त किया जा सकता दोस्तों, कौन, विधानसभा। ठीक, देखिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता मगर समाप्त भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, मगर विधान परिषद ऐसा है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता मगर समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया दोस्तों, तो देखिए इसका सही ऑप्शन कोई नहीं है जिसमें से, तो इससे क्या किया गया था, हटा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितने, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने हो सकते थे, पहले 20। ठीक है, ये पहले का 2018 का था, तो पहले कितने लोग, 20 प्रतिनिधित्व हो सकते दोस्तों। देखिए हमने